है राज प्रथम, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छावला गैंगरेप मामले में सजाए मौत के बाद हुई रिहाई, गुस्से और गम में परिजन, पीड़ित की मां बोली खत्म हुई जीने की इच्छा। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज नहीं आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, 14 नवंबर को होगी सुनवाई। गुलदस्ता देखकर बधाई देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, अडवाणी ने हाथ जोड़कर किया अभिनंदन, वीडियो में मुस्कुराते हुए नजर आए। ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा बड़ा झटका, डेवलपर्स जता रहे हैं फ्लैट अटकने की आशंका। और ओवैसी की सूरत जाते वक्त वंदे भारत ट्रेन पर नहीं हुआ पथराव, गुजरात रेलवे पीआरओ ने एआईएम के दावे को किया खारिज। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं आरोपियों को बरी कर देने के बाद पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हम न केवल जंग हार गए हैं बल्कि हमारी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से उन्हें निराश किया है और 11 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़ने के बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास अब उठ गया है। यह आरोप भी लगाया कि सिस्टम उनकी गरीबी का फायदा उठा रहा है। साल 2014 में एक निचली अदालत में मामले को दुर्लभतम बताते हुए तीनों आरोपियों को सजाए मौत सुनाई गई थी। वहीं बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि 3 लोगों पर फरवरी 2012 में 19 वर्षीय युवती की अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से मां हत्या करने का जो आरोप लगा था और अपहरण के 3 दिन बाद उसका शत विषित शव मिला था। वहीं पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि 11 साल बाद भी यह फैसला आया, हम हार गए, हम जंग हार गए। मैं उम्मीद के साथ जी रही थी, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई, मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। पीड़िता के पिता ने वहीं कहा कि अपराधियों के साथ जो होना था वह हमारे साथ हुआ है। 11 साल से हम दर दर भटक रहे हैं। निचले कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था, हमें राहत मिली थी। वहीं हाईकोर्ट से भी हमें आश्वासन मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश किया। अपराधियों के साथ जो होना था वो हमारे साथ हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में संभावित फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। वहीं सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे के अवकाश होने पर अवकाश के कारण मंगलवार को आने वाला फैसला अब 14 नवंबर के लिए निर्धारित कर दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था और डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट को वादी के 3 मुख्य मांगों पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति पर पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। वहीं कोर्ट अब इस फैसले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज 55वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के उनके 55वें जन्मदिन के बधाई देने उनके घर पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ लॉन में पहुंचे और बातचीत के लिए बैठने से पहले आडवाणी को एक गुलदस्ता भी भेंट किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने भी आडवाणी को जन्मदिन के मौके पर बधाइयां दी। वहीं बीजेपी के विकास के सूत्रधार माने जाने वाले आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने आडवाणी अथक प्रयासों से देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत किया है और सरकार का हिस्सा रहते हुए देश के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। वहीं अमित शाह ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आडवाणी को प्रेरणा स्रोत बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी ने देश, समाज और पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें देश के दिग्गज हस्तियों में से शुमार किया जाता है। ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आए फैसले से उनको बड़ा झटका लगा।
दरअसल उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में बिल्डरों को पट्टे पर दी गई जमीन को बकाया राशि पर वसूले जाने वाले 8% की ब्याज दर सीमा हटाने का फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की तरफ से दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें उच्चतम न्यायालय के 10 जून 2022 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। और गौरतलब है कि बिल्डर और अथॉरिटी के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार जमीन के बकाये भुगतान के लिए ब्याज की दर 15 से 23% की सीमा में आती है। लेकिन शीर्ष अदालत ने जून 2020 में आम्रपाली मामले में सुनवाई करते हुए इस पर 8% का कैप लगा दिया था। इस मामले पर प्राधिकरणों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अधिकतम ब्याज दर का सीमा तय करने का आदेश वापस नहीं ले जाने पर दोनों विकास प्राधिकरणों को 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिस पर कोर्ट ने प्राधिकरण के पक्ष में आदेश दिया था। हालांकि इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के डेवलपर्स का कहना है कि इससे हजारों फ्लैट अटक जाएंगे। बहुत सारे डेवलपर्स को मजबूरी में NCLT का रुख करना होगा। गुजरात रेलवे PRO ने साफ कर दिया है कि वंदे भारत ट्रेन पर किसी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ। केवल मेंटेनेंस के चलते पत्थर शीशे पर उड़कर चला गया था। और दरअसल AIMM के नेता वारिस पठान ने बीते दिन दावा किया था कि असुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद से सूरत वंदे भारत ट्रेन से जा रहे थे और सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले ट्रेन पर हमला किया गया था। वहीं असुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने दावा किया था कि जिस ट्रेन में असुद्दीन ओवैसी सवार थे उस पर हमला हुआ था। पठान ने दावा किया था कि ओवैसी जिस बर्थ में यात्रा कर रहे थे वहां की खिड़की पत्थरबाजी से टूट गई। वारिस ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी आप पत्थर बरसा लो या आग बरसा लो, ये हक की आवाज नहीं रुकेगी और ना रुकी है और ना ही रुकेगी। हालांकि इस पूरी मामले को लेकर अब गुजरात रेलवे PRO ने सफाई दी है कि इन सभी जो दावा किया गया है उन सबको खारिज कर दिया। और PRO का कहना है कि पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं घटी थी, केवल मेंटेनेंस के चलते एक पत्थर खिड़की से टकरा गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, their softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास. The Sleep Company mattress is झकास. Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों का। सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों वीडियोस हैं जो लोग अविश्वसनीय प्रतिभा दिखाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते समय कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं जिनको देखकर स्क्रॉल करना ही भूल जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो ऑनलाइन देखा गया जिसमें एक महिला अपनी कलात्मक कौशल की दर्शा रही है। ट्विटर पर तेजी से हो रहे इस वीडियो में एक महिला को एक तरफ से चौक पकड़े हुए ब्लैक बोर्ड पर पेंटिंग बनाते हुए दिखाया गया। खास बात यह है कि ये महिला चौक को थोड़ा टेढ़ा करके कलाकृति बनाती है। जब वो चौक से स्केचिंग करना शुरू करती है तो समझना मुश्किल होता है कि वह क्या बना रही है, लेकिन धीरे धीरे छाता लिए एक लड़की का आकृति उभरने लगती है जिसे देखकर कोई भी इस महिला की कला को तारीफ ही करेगा। ट्विटर पर इस वीडियो को अफसर नाम की ID के एक साधारण कैप्शन के साथ शेयर किया गया जिसमें लिखा है कि ये कल्पना करना मुश्किल है कि कोई इसे खूबसूरती से खींचने के लिए चौक का इस्तेमाल कर सकता है।
वायरल वीडियो में आपने महिला को चौक से लाजवाब पेंटिंग बनाते हुए देखा, जो एक लड़की की आकृति बना रही है। इस शानदार वीडियो 3 दिन पहले का पोस्ट किया गया है और साझा किए जाने के बाद से लगभग 1.8 मिलियन बार देखा जा चुका है और ये संख्या हर घंटे केवल बढ़ रही है। इस शेयर को लोगों के ढेर सारे कमेंट्स भी मिले हैं और सभी इस महिला की प्रतिभा की तारीफ भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नेशनल हाईवे पर लगभग 4 सालों से बन रहे 4 फ्लाईओवर ब्रिज की शुरुआत करने के लिए डेडलाइन जारी हो गया है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने एनएच के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, साथ ही चारों ओवर ब्रिज का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद एनएच के अधिकारियों ने कलेक्टर से कहा कि अगले साल अप्रैल तक चारों ओवर ब्रिज शुरू हो जाएगा। और समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के एनएच के अधिकारियों से पूछा कि चारों ओवर ब्रिज कब तक शुरू हो जाएगा, जिस पर एनएच अधिकारियों ने बताया कि कुम्हारी में ओवर ब्रिज के दाहिनी ओर भी ट्रैफिक अगले साल के फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रैफिक अगले साल के अप्रैल महीने में पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। पावर हाउस के ओवर ब्रिज का बायां हिस्सा अगले साल के फरवरी महीने तक और दायां हिस्सा मार्च तक पूरा हो जाएगा। चंद्रा मौर्य के पास ओवर ब्रिज का बायां हिस्सा इसी महीने और दाहिना हिस्सा अगले महीने से शुरू हो जाएगा। कलेक्टर ने लगातार मॉनिटरिंग कर ये काम समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो और ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा ना हो। कलेक्टर ने ब्यूटिफिकेशन कार्य भी शीघ्र आरंभ करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने ओवर ब्रिज के नीचे वाली जगह से प्लांटेशन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पिलर्स में भी प्लांटेशन का प्रस्ताव दिए। उन्होंने कहा कि अभी से प्लांटेशन का काम हो जाएगा तो ओपनिंग होने तक पौधे पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएंगे। और एनएच अधिकारियों ने बताया कि सर्विस रोड, ड्रेन और मीडियन का काम सबसे आखिर में होगा। पहले ऊपर ओवर ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद इनका काम भी आरंभ हो जाएगा। पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हवा जहर घुला हुआ है। वहीं लोगों के लिए शुद्ध हवा में सांस ले पाना मुश्किल हो गया है। आज मंगलवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा बहुत ही खराब हुई। इससे लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य और स्वस्थ लोगों को भी सांस फूलने, खांसी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें महसूस हो रही है। हालांकि आज भी बच्चों के स्कूल बंद थे। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ शादीपुर यानी पश्चिम दिल्ली की हवा सबसे अधिक खराब है। यहाँ का आज का एक्यूआई इंडेक्स सर्वाधिक 407 दर्ज किया गया। इसके बाद अन्य क्षेत्र के एक्यूआई इंडेक्स भी बहुत खराब श्रेणी में रहे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान में बातचीत करते हुए हिमाचल के सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खास बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि वहां आराम से चुनाव जीत जाएंगे और उन्हें चुनाव में कोई टक्कर नहीं दे सकता। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव में एक नारा भी दिया, राज नहीं रिवाज बदलेंगे। अपने इस स्लोगन पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है और राज्य की लीडरशिप जनता को भी पूरा भरोसा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीति का तरीका, सरकारों के काम करने का तरीका और राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। वही जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कौन गंभीरता से लेता है। पहले उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर लड़ने आ गए। फिर कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, फिर बाद में बना ली। फिर कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा तो पंजाब से पुलिस बुला ली। कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। वहीं शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के लिए जाने जाते हैं और 3 जेल के अंदर है। वहीं केजरीवाल की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स में भी जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं तो नड्डा ने कहा कि केजरीवाल राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कर रहे थे और जब उनको अर्थ समझ में आया तो वहां मत्था टेकने चले गए। फिर आजकल गणेश जी की पूजा भी कर रहे हैं। नोटों पर फोटो से उद्देश्य ये था कि नोट से वोट कैसे हासिल हो सकते हैं।
वहीं जेपी नड्डा ने भी ये कहा कि गुजरात में उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है और आम आदमी पार्टी मुकाबले से बाहर है। वहीं नड्डा ने प्रियंका गांधी पर भी इस दौरान वो बरसे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैं कहा कि मैं किसी पर टिप्पणी बहुत कम करता हूं, हालांकि हर राजनेता की एक्टिविटी को गहराई से देखता हूं। ये लीडर नहीं रीडर है, जो लिख कर दिया जाता है उसे ही पढ़ लेते हैं। ये इलेक्शन टूरिज्म में विश्वास रखते हैं, बस इनका घर है यहाँ और देख लीजिए ये कितनी बार यहाँ आई हैं। अब चुनाव आ गए हैं तो पब्लिक मीटिंग में लग गई हैं। जेपी नड्डा किसी मंदिर में ही जाएगा तो ये सवाल नहीं है, लेकिन ये लोग चुनाव के समय चंदन लगाकर फोटोशूट कराते हैं और लोगों को ये समझ में आता है। नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा के साथ अब लोग भी मांग करने लगे हैं कि वो तैयार हो जाए। दरअसल नीतीश कुमार मंगलवार को पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु पर्व समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहाँ नीतीश कुमार ने हाजिरी लगाई थी और गुरु महाराज तख्त साहिब के सामने झुककर देश में अमन चैन के लिए प्रार्थना की थी। वहीं इसके तुरंत बाद ही एक महिला ने नीतीश कुमार से कह दिया कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाए। दरअसल नीतीश कुमार गुरु महाराज के सामने मत्था टेक ही रहे थे कि इस दौरान हरजीत कौर नाम की महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम वाली बात कह दी। वहीं नीतीश कुमार के साथ मंत्री संजय कुमार, विजय कुमार चौधरी भी थे और नीतीश कुमार के साथ सभी हंसने लगे। महिला ने बाहर आकर दोबारा नीतीश कुमार से कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहे, पूरा सिख समुदाय उनके साथ है और महिला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पटना साहिब गुरुद्वारा से पुराना लगाव रहा है और मंगलवार को जब वे पहुंचे वहां तो उन्होंने राज जौहरी दीवान हॉल का उद्घाटन भी किया। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार हर कार्यक्रम में पटना साहिब पहुंचे हैं। 5 नवंबर को राहगीर में होने वाले गुरु नानक जयंती समारोह में भी वे भाग लेने गए हुए थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग को लेकर अपनी चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि कैसे दाऊद इब्राहिम देश में पैसे हवाला के जरिए भेजता था ताकि यहां आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया सके। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की टीम ने आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए इब्राहिम मुंबई में हवाला के जरिए 25 लाख रुपए भेजे थे और मुंबई में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और बड़ी घटनाएं करने के लिए दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील ने पाकिस्तान से दुबई के रास्ते 25 लाख रुपए भेजे थे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ये पैसा भारत में सूरत के रास्ते से लाया गया था और बाद में मुंबई पहुंचा। वहीं हवाला के जरिए इस पैसे को आरिफ शेख और शब्बीर शेख तक पहुंचाया गया। चार्जशीट में यहाँ तक कहा गया कि 4 सालों में हवाला के जरिए लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग के लिए भारत में भेजे गए। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जो 25 लाख रुपए पाकिस्तान से भारत लाया गया था उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए अंजाम देने के लिए भेजे गए थे। वहीं एनआईए ने दावा किया था कि शब्बीर ने 5 लाख रुपए रखे थे और बाकी आरिफ को एक गवाह के सामने दिए थे। वहीं एनआईए ने कहा कि उसने 9 मई 2022 को उनके घर की तलाशी के दौरान शब्बीर से 5 लाख रुपए बरामद किए थे। वहीं एनआईए ने अपनी जांच के दौरान ये भी पता चला कि राशिद मरफानी उर्फ राशिद भाई दुबई के वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के छोटा शकील के पैसों के हवाले के जरिए भारत में भेजने का काम देखता था।
वहीं एनआईए ने की चार्जशीट में दाऊद शकील और उसके साले सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख को नामजद किया गया। और वहीं एनआईए ने सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को भारत के G20 की अध्यक्षता के लोग थीम और वेबसाइट का अनावरण भी किया। वहीं इस दौरान विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी और भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के शीर्ष नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। वहीं भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित भी हुई। वहीं भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाला वारदात सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपनी पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। इसके लिए उसने हत्यारे को 650 ग्राम सोने की सुपारी दी थी। जिस शख्स की हत्या हुई वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और इस प्रॉपर्टी डीलर की पहचान धर्मेश नाम के रूप में हुई है और इसकी उम्र 42 साल है। पुलिस के मुताबिक धर्मेश की पत्नी की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी, जिसकी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल मोहम्मद दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और साथ ही धर्मेश की पत्नी ने कबूल किया है कि उसने अपने प्रेमी बबलू खान के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और बाद में अपनी प्रेमी बबलू खान के साथ शादी करने का प्लान भी बनाया था। हालांकि पुलिस ने अभी बबलू खान को पकड़ नहीं पाया है, वो फरार है। धर्मेश की पत्नी ने पुलिस को ये भी बताया कि पति हत्या से पहले उसने बबलू खान को 650 ग्राम सोना दिया था ताकि अपने पति की हत्या के बाद बबलू खान से शादी कर सके। वहीं पुलिस के मुताबिक एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि गिरफ्तार हुए धर्मेश की पत्नी नीतू और मोहम्मद दीन दोनों ही उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर गंगा घाटों पर एक तरफ भीड़ जुटी रही, वहीं अब प्रदेश के जिलों में हादसा भी खबर सामने आने लगी है। जहानाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पोखर में नहाने गई 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। वही घटना मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र के धराउत गांव स्थित चंदोखर पोखर की है। मंगलवार की सुबह दोनों चचेरी बहनें कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए गई हुई थी, लेकिन यह घटना हो गई। धराउत गांव निवासी रविशंकर प्रसाद की 15 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी और योगेंद्र प्रसाद की 16 वर्षीय बेटी सविता कुमारी चचेरी बहनें थी। दोनों 10वीं क्लास की छात्रा थी और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दोनों चचेरी बहनें अपनी मां के साथ गांव के पास स्थित चंदोखर पोखर में नहाने के लिए गई थी और नहाने के क्रम में दोनों को पता नहीं चला और वे गहराई में जाने से डूब गई। इससे पहले दोनों को बचाया जाता, लेकिन दोनों की डूबने से पहले ही मौत हो चुकी थी। और वहीं इधर घटना के बाद दोनों के शव को स्थानीय गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया और इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलने पर विशुनगंज ओपी की पुलिस भी पहुंची और दोनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा। अब आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ नदी, तालाब, पोखर सहित जलाशयों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को निभाने के क्रम में आज ये घटना हुई। इसके साथ ही परिवार में 2 मौतें के बाद गांव के लोग भी शोक में आ गए। गर्मी का मौसम जाने के बाद भी आग लगने की घटना कम नहीं हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं इसकी वजह से लापरवाही तो कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से लापरवाही। बिहार के पटना में सपारा में इंडियन ऑयल डिपो के आसपास के परिसर में देर रात भीषण आग लग गई। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई और सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां भी पहुंची और यहां आग बुझाने के काम में जुट गई और इंडियन ऑयल ने जानकारी दी कि इंडियन ऑयल टर्मिनल बिल्कुल सुरक्षित है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पटना में इंडियन ऑयल टर्मिनल के प्रभारी
अमिताभ ने बताया कि बिहार के सपारा में IOC डिपो से 800 मीटर दूर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। यह करीब रात 8 बजे शुरू हुआ और करीब रात 10:30 बजे दमकल की मदद से इस आग को बुझाया गया। वहीं इंडियन ऑयल टर्मिनल सुरक्षित और बिल्कुल सामान्य है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं लगा पाया है। वहीं अधिक जानकारी की प्रतीक्षा जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में आग लगी है वहाँ आसपास काफी संख्या में लोग रहते हैं और लोग से आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागने लगे। काफी लोग घटनास्थल के आसपास भी इकट्ठे हो गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।